परदेसी, साथ क्या निभाओगे। समझ गए? नहीं समझे ना? परदेसी, बाहर का आदमी। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने स्पष्ट और विद्रोही स्वरूप में कहा और लिखा कि सेठ जी, भट्ट जी आर्य विदेशी है और इस देश के आज के SC ST OBC यानी फूले साहब के शूद्र और अतिशूद्र भारत के मूल निवासी हैं। भारत में ये अब सर्वविदित हो चुका है और उनके शिष्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने गुरु के सिद्धांत के समर्थन में क्या कभी लिखा है क्या? बाबा साहब का आंदोलन चलाने वाले कार्यकर्ताओं में अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं कि बाबा साहब ने मूल निवासी या आर्य विदेशी जैसी बात नहीं कही, मगर इस वीडियो में कई पुख्ता प्रमाणों और रेफरेंस के साथ मैं आपको बताऊंगा कि बाबा साहब ने अपने गुरु के सच्चे अनुयायी होने का दायित्व निभाते हुए यह स्पष्ट किया है कि आर्य ब्राह्मण विदेशी है। स्वागत है अनछुए पहलू के इस श्रृंखला में। बाबा साहब ने जीवन पर्यंत जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया और अपने आंदोलन के हर पहलू को लेखनी में ऐतिहासिक रूप से दर्ज किया। अपने आंदोलन के प्रारंभ से अंतिम वर्ष 1956 तक अनेकों बार उन्होंने यह प्रमाण के साथ लिखा और कहा कि आर्य बाहर से आए हैं। इस वीडियो में उन प्रमाणों को क्रमबद्ध रखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कब और कहां बाबा साहब ने लिखा है और कहा कि आर्य ब्राह्मण बाहर से आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रमाण 9 मई 1916 अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आयोजित परिसंवाद में अपना थीसिस, जिसका सब्जेक्ट था कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, पढ़ा और उन्होंने उसमें कहा है, विषय का प्रतिपादन करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि प्रसिद्ध नृजाति विज्ञानियों के अनुसार भारतीय समाज में आर्यों, द्रविड़ों, मंगोलियों और शकों का सम्मिश्रण है। ये जातियां देश देश से शताब्दियों पूर्व भारत पहुंची और अपने मूल देश की संस्कृति विरासत के साथ यहाँ बस गई। तब इनकी स्थिति कबीलाई थी या अपने पूर्व वर्णों को धकेल कर इस देश के अंग बन गए। दूसरा प्रमाण मैं आपको देता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित राइटिंग एंड स्पीचेस हु वर शूद्रास इस शीर्षक खंड के अध्याय 5 और पेज नंबर 98 पढ़िए। उसे बाबा साहब ने लिखा है, स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ द अल्पाइन एंड द मेडिटेरियन रेस, वन कैन से दैट द इंडियन पीपल आर कंपोज्ड ऑफ 2 stocks. First, the Mediterranean, the long-headed race, and the second, Alpine, the short-headed race. About the Mediterranean race, certain facts and it is admitted that its home was in Europe, round about the Mediterranean basin, and from thence it migrated to India. From its localization, it is clear that it must have come to India before the entry of Alpine race. इसका हिंदी यह है कि अल्पाइन तथा मेडिटेरियन इन दोनों वंश के संदर्भ में कहा जाए तो यह कहा जा सकता है कि भारतीय प्रजाति 2 नस्लों के मिश्रण से बनी है, मेडिटेरियन क्षेत्र की लंबी सिर वाली और अल्पाइन क्षेत्र की छोटी सिर वाली। यह आर्यन भाषा बोलती थी मेडिटेरियन वाले और यूरोप के क्षेत्र के समीप का निवास इनका, और वहां से भारत में हस्तांतरित हुए। उसके निवास निर्धारण से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह निश्चित ही अल्पाइन रेस के पहले भारत में आई होगी। अब मैं तीसरा प्रमाण आपके समक्ष रखता हूं। उसी खंड में हु वर शूद्रास के अध्याय 5 के पेज नंबर 100 में जाइए। वहां लिखते हैं बाबा साहब, दिस conflict on the major issues on creates a conflict on the issue of invasion and conquest. We do not know which of the two Aryan race came to India first, but if they belong to the Alpine race, then its home being near the Himalayas, there is no room for the theory of invasion from outside. इस विरोधाभास से आक्रमण और विजय के संबंध में भी मतभेद पैदा होते हैं। हम नहीं जानते हैं कि आर्यों की कौन सी रेस में किस रेस का आगमन भारत में पहले हुआ। अगर वो अल्पाइन रेस है तो उसका निवास हिमालय के निकटवर्ती क्षेत्र में होने के कारण आर्यों के बाहर से आने और आक्रमण करने का सिद्धांत ही गलत हो जाता है। उपरोक्त दूसरे और तीसरे उदाहरण को आप अगर समझेंगे तो आप यह देखेंगे कि बाबा साहब इस बात को स्वीकार करते हैं कि दोनों में से एक आर्य नस्ल भारत में निश्चित आई है और अनुमान लगाया
कि अगर अल्पाइन नस्ल पहले आई है तो उसका निवास स्थान हिमालय के निकटवर्ती क्षेत्र होने के कारण उसके बाहर से होने के और उसके आक्रमण का सिद्धांत गलत हो जाता है। इसलिए मेडिटेरियन आर्य नस्ल ही बाहर से पहले आने की संभावना है, मतलब आर्य बाहर से भारत आए हैं। यह तथ्य निर्विवादित है। विवाद कौन सी नस्ल पहले आई है और कहां से आई है इस बात पर है। चलिए चौथे प्रमाण की ओर बढ़ते हैं। बाबा साहब द्वारा लिखित राइटिंग एंड स्पीसीज अछूत कौन थे, इस शीर्षक खंड के अध्याय 7 पेज नंबर 100 में बाबा साहब लिखते हैं, द थर्ड टू रिमेंबर इज दैट द तमिल और द्रविड़ वाज नॉट मेरली लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया बट बिफोर द आर्यन कैंप्स इट वाज द लैंग्वेज ऑफ द होल ऑफ इंडिया एंड वाज स्पोकन फ्रॉम कश्मीरी टू रामेश्वरम। तीसरी बात जो याद रखने की है कि तमिल और द्रविड़ केवल दक्षिण भाषा की भाषा नहीं थी, किंतु आर्यों के आगमन के पूर्व समस्त भारत की भाषा थी और कश्मीर से रामेश्वरम तक बोली जाती थी। बाबा साहब का यह मत स्पष्ट है कि आर्यों का भारत में आगमन बाहर से ही हुआ है। पांचवा प्रमाण 28 अक्टूबर 1951 का पंजाब के शहर लुधियाना में बाबा साहब ने भाषण दिया और यह भाषण खैरमोड़े द्वारा लिखित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तक के पृष्ठ संख्या 190 में दर्ज है। बाबा साहब अंबेडकर जनसभा को संबोधित करते हुए इस भाषण में कहते हैं कि when the Aryans came over to India, Varna system came into force. People were given the rank in the society according to their birth. Some were called Brahmins, some Kshatriya, some Vaishya and some Sudras and other untouchables. हिंदी में जब आर्य भारत में आए तब वर्ण व्यवस्था प्रस्तापित हुई। लोगों को उनके जन्म के आधार पर समाज में दर्जा दिया गया। किसी को ब्राह्मण कहा गया, किसी को क्षत्रिय कहा गया, किसी को वैश्य कहा गया, किसी को शूद्र और अन्य को अछूत। स्पष्ट है। अब छठा प्रमाण की ओर चलते हैं। 15 अक्टूबर 1956 धम्म दीक्षा समारोह के वक्त नागपुर में बाबा साहब अंबेडकर का ऐतिहासिक भाषण है। बाबा साहब वहां बोलते हैं, धम्म दीक्षा का स्थान नागपुर ही क्यों निश्चित किया गया? इसका कारण बताते हुए बाबा साहब ने कहा है, जिन्होंने बौद्ध इतिहास का अध्ययन किया होगा उनके समझने में यह बात आएगी कि भारत में बौद्ध प्रसार अगर किसी ने किया होगा तो वह नाग लोगों द्वारा किया गया। नाग लोग आर्यों के भयंकर शत्रु थे। आर्य और अनार्य में भयंकर युद्ध हुए। आर्य लोगों द्वारा नागों को जलाने के उदाहरण भी पुराणों में मिलते हैं। अगस्त मुनि ने उनमें से केवल एक नाग मनुष्य बचाया, उसी के हम वंशज हैं और नागपुर नागों की भूमि है। सातवां प्रमाण 24 नवंबर 1956 बनारस के सारनाथ में दिया गया भाषण। 24 नवंबर 1956 को बाबा साहब बनारस से सारनाथ जाते हैं। वहां पर उपस्थित समुदाय को, भिक्षु संघुओं को संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि हमने भारत का प्राचीन इतिहास समझ लेना चाहिए। भारत में सर्वप्रथम आर्य और नाग लोगों का युद्ध हुआ। आर्यों के पास युद्ध में घोड़े थे और उनके बल पर उन्होंने नागों पर विजय हासिल की थी। वही नाग आज हिंदू हैं। नागों ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, उन्हें बौद्ध धर्म का प्रसार करने में सफलता मिली, परंतु इन नागों को खात्मा करने के लिए आर्यों ने बार बार प्रयास किए हैं। अब एक और प्रमाण मैं आपको देता हूँ। 25 नवंबर 1956 बाबा साहब अंबेडकर ने बनारस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद का उद्घाटन करते हुए उन्होंने जो अंग्रेजी में भाषण दिया, और यह बात मराठी साप्ताहिक प्रबुद्ध भारत में दिनांक 24 अगस्त 1957 और धर्मदत्तु मासिक में दिनांक दिसंबर 1956 के पृष्ठ संख्या 245 में छपी थी। अपने उद्घाटन पर दिए हुए अंग्रेजी भाषण में उन्होंने कहा है, Many of the people who were commonly considered as Hindus now originally belonged to Naga race. These Nagas were the original inhabitants of India before Aryans. They were more civilized and cultured than Aryans. Aryans cultured cannot be considered superior only from the conclusion that they conquered the Nagas. The cause of the victory of Aryan is their mode of transport. Arya used to fight by riding the horse, whereas the Nagas used to fighting by standing on their legs. अभी अक्सर जिन्हें हिंदू समझा जाता है उनमें से बहुत से लोग मूलतः नागवंश के हैं। आर्यों के पहले यह नाग भारत के मूल निवासी थे। वे आर्यों से अधिक सुसंस्कृत थे। केवल आर्यों ने नागाओं को हराया। इस एकमात्र निष्कर्ष से आर्यों की संस्कृति उनसे श्रेष्ठ थी ऐसा नहीं कहा जा सकता।
आर्यों के विजय का कारण उनका परिवहन का साधन था। आर्य घोड़ों पर सवार होकर लड़ते थे, जबकि नाग पैदल ही लड़ते थे। जब बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आर्यों के पहले नाग इस देश के मूल निवासी थे, तब आर्य भी मूल निवासी कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के उपरोक्त वक्तव्य और शोध के आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि बाबा साहब ने किसी भी प्रकार का भ्रम या अस्पष्टता न रखते हुए ठोस सबूतों के आधार पर प्रतिपादित किया है कि आर्यों ने बाहर से आकर भारत पर आक्रमण किया और यहाँ के मूल निवासियों को पराजित कर इस देश में बस गए। इनमें किसी प्रकार का संदेह तथा आशंका की कोई गुंजाइश नहीं है। बाबा साहब के साहित्य को अध्ययन करिए। बहुत सारे आज के आंदोलन के दृष्टिकोण में आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान के तथ्य मिल जाएंगे। उन्होंने अपने गुरु ज्योतिबा राव फूले के सच्चे अनुयायी होने का दायित्व निभाया। अब हमारी बारी है, आइए बाबा साहब को अध्ययन करते हैं। जय संविधान, जय भारत।